पिछले क्लास में मेंशन किया था ना, पिछले क्लास में चैप्टर्स का नेम मैंने बताया था आपको। यस, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इनकम्प्लीट मत बोलो। एंड सेकंड चैप्टर इज वेव ऑप्टिक्स। तो ऐसा लग रहा है हम लोगों को कि ऑप्टिक्स में 2 ही चैप्टर्स है। क्या ऑप्टिक्स में 2 ही चैप्टर है? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ओनली 2 चैप्टर्स है। बट अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग अगर स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो अच्छे से नहीं पढ़ाई हो पाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको कि एनसीईआरटी ने टॉपिक बना दिया है और टॉपिक करके दे दिया है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है? चैप्टर है। तो एनसीईआरटी का की जो फर्स्ट चैप्टर है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसको कितने सब चैप्टर्स में मैंने डिवाइड किया है? बोलो। कितने? 10 चैप्टर्स में। कितने चैप्टर्स हैं जी? वो 10 बोल रहा है, आप 8 बोल रहे हो। चलो चैप्टर्स का नेम बताओ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू मिरर्स, ये आपका पहला चैप्टर हुआ। सेकंड चैप्टर, हाँ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेस। थर्ड चैप्टर प्रिज्म। प्रिज्म में क्या पढ़ेंगे? पहले रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर डिस्पर्सन पढ़ेंगे। फोर्थ चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू कर्व सरफेस। नेक्स्ट लेंस नहीं लिखे थे, तो लेंस कहाँ छूट गया? लेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज लिखे होंगे। एंड लास्ट वन इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और एक चैप्टर और इसी में मैंने ऐड किया था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। फिर से सुन लीजिए, जिनका क्लास नहीं हुआ है एक बार हम 2 मिनट में रिकैप कर देते हैं। एनसीईआरटी में ऑप्टिक्स के सिलेबस में 2 ही चैप्टर्स दिया हुआ है। पहला चैप्टर है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, चैप्टर नंबर 9 है। सीरियल नंबर से चलिएगा, सेकंड बुक का पहला चैप्टर बोल रहे हैं, ठीक है? तो चैप्टर नंबर 9 है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और चैप्टर नंबर 10 कौन सा है? वेव ऑप्टिक्स। अब जो चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी में है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो टॉपिक नहीं है, वो चैप्टर है। अब उसमें कितने चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स मैं बता रहा हूं। किसका? रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। पहला चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू मिरर्स। सेकंड चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेस। थर्ड वन इज प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म एंड डिस्पर्सन थ्रू प्रिज्म। डिस्पर्सन भी यहीं पे पढ़ेंगे हम लोग। फोर्थ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू कर्व सरफेस। फिफ्थ वन है लेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। यही ना हुआ जी? 5। 6 में कौन हुआ? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और 7 में कौन हुआ? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यही ना 7 बताए हैं। देखो तो 8 कैसे बोला है? तो फर्स्ट चैप्टर में टोटल कितने हैं सब चैप्टर्स हैं? 7। तो ये 7 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा ना। 7 चैप्टर कंप्लीट करेंगे तब तो एक चैप्टर एनसीईआरटी का कंप्लीट होगा। तो अगर एक चैप्टर में 3 डेज का भी टाइम लिया जाए तो 21 डेज हुआ कि नहीं हुआ? और आपको लगेगा कि एक ही चैप्टर इतना दिन से सर पढ़ा रहे हैं, सर क्या करें?
उसमें 7 चैप्टर्स दिया हुआ है टॉपिक बना करके, जितना दिया है उतना से कुछ होने वाला है नहीं। बहुत सारी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी नीट लेवल और जेई लेवल के लिए। तो 7 चैप्टर्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे आपको। अब आइए चैप्टर नंबर 10 जो एनसीईआरटी का है, दैट इज योर वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स को कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है? 4 चैप्टर्स। अब वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ेंगे तो उसमें आपको टॉपिक्स दिया हुआ है, लेकिन वो टॉपिक्स नहीं है, वो चैप्टर है। तो 4 चैप्टर्स है। सब चैप्टर बोल लीजिए। चैप्टर में चैप्टर को सब चैप्टर बोलेंगे ना। पहला है हाइजेंस वेव थियरी एंड रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम वेव ऑप्टिक्स। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का जो लॉ है उसको हम प्रूव्ड करेंगे वेव ऑप्टिक्स से। सेकंड चैप्टर इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, थर्ड चैप्टर इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड फोर्थ चैप्टर इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो 7 चैप्टर्स आपके हो गए फर्स्ट चैप्टर में और 4 चैप्टर्स हो गए एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर में, यानी कि टोटल कितने चैप्टर्स हो गए? 11 चैप्टर्स। तो 11 चैप्टर्स आप अच्छे से पढ़ोगे, हर चैप्टर पर 30-40 न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे। अगर एक चैप्टर में 20 न्यूमेरिकल्स भी करते हो तो 11 चैप्टर्स है 220 न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे ना। तो इतने सारे न्यूमेरिकल्स लगाओगे तब जा कर के ऑप्टिक्स से नीट में जेई में 4 क्वेश्चंस आते हैं, तब जा कर के 4 क्वेश्चंस आपका सॉल्व होगा। इतना पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट चैप्टर में बोला स्टूडेंट लोग से, वो मिरर है वही 10th वाला ही पढ़ना है। न्यूमेरिकल्स वगैरह हम उसका लगा देंगे। हम सेकंड चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर आप लोग कीजिए, नहीं होगा तो फिर वो भी हम करवा देंगे, ठीक है? क्योंकि मेन सेकंड चैप्टर से 12 की पढ़ाई स्टार्ट होती है। वही F = R/2, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर, वही पढ़ना है 10th वाला। मतलब 10th में जो पढ़ना था ना एग्जैक्टली वही 12 में भी पहला चैप्टर पढ़ना है। हाँ, न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा एक लेवल का आता है तो हम न्यूमेरिकल्स उसका लगवा देंगे आपको। पहले सेकंड चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो हम अपने अकॉर्डिंग जो डिवाइड किए हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। चैप्टर नंबर 2 हुआ रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, देखिए ये भी आप पढ़े होंगे 10th क्लास में। 10th क्लास में जो आप पढ़े हो, मैं जो पढ़ाऊंगा उसका 70% सिलेबस 10th में आपको पढ़ना था, 30% एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा और न्यूमेरिकल्स की जो लेवल होगी वो हाई हो जाएगी। रिफ्रैक्शन वगैरह को हम लोग डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने से पहले एक सिंपल क्वेश्चन हम आपसे आस्क करते हैं, उससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको रिफ्रैक्शन पता है कि नहीं पता है। वो तो हम 1 मिनट में पकड़ लेते हैं ना। वो तो एक सिंपल क्वेश्चन आपको कंसेप्चुअल देंगे और वही बता देगा कि आप कितना रिफ्रैक्शन पढ़े हो, ठीक है? देखिए ये एक प्लेन बाउंड्री है, प्लेन सरफेस लिखा है ना। इसके बाद वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। तो उसमें जो बाउंड्री लेंगे वो कर्व लेंगे। ये प्लेन है, एक बाउंड्री है जो कि 2 मीडिया को सेपरेट कर रहा है। मान लेते हैं कि इधर है एयर और इधर ले लेते हैं मान लो ग्लास, ठीक है? एयर ग्लास के कंपेयर में रेयरर मीडियम है और ग्लास एयर के कंपेयर में डेंसर मीडियम है। तो लाइट को अगर पास करवाएंगे फ्रॉम एयर टू ग्लास तो लाइट की बेंडिंग होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, पढ़े होंगे। अगर लाइट को पास करवाएंगे फ्रॉम ग्लास टू एयर, ग्लास टू एयर, तो लाइट की बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल,
ये आप याद कर लिए हो। इसको मैं बोलूं कि इसका प्रूफ दो तो आई थिंक नहीं दे पाओगे। आई विल प्रूव लेटर ऑन वाई दिस बेंडिंग हैपेंस फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ से इजिली आप डिराइव कर सकते हो कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट अगर पास करेगी तो उसकी बेंडिंग किधर होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। हम इसको प्रूव कर देंगे, कहने से नहीं होगा। अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट पास कर रही है तो उसकी बेंडिंग किधर होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ओके, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। ये देखिए एक लाइट रे जो है इसको हम नॉर्मली इंसिडेंट कर रहे हैं। लाइट रे किधर से किधर पास कर रही है, फ्रॉम एयर टू ग्लास, और इंसिडेंट हुई नॉर्मली। इन नॉर्मल हुआ, किधर होगा इसकी बेंडिंग, यही नॉर्मल है, इसकी बेंडिंग किधर होगी। और दूसरा क्वेश्चन है कि यहां ग्लास से एयर से में पास करवा रहे हैं लाइट। देखो एरो देखो, इसी डायग्राम में ग्लास से एयर में पास करवा रहे हैं, इस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ना, यही नॉर्मल हुआ। अब इसकी किधर बेंडिंग होगी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ये फर्स्ट हुआ और ये आपका सेकंड हुआ। हाँ जी बोलिए। पहला सर नॉर्मल की तरफ जाएंगे तो नॉर्मल से सर उसी तरफ आ जाएगी। फर्स्ट बता रहे हैं नो बेंडिंग, बेंडिंग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बताएंगे। लाइट रे वन मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कर रही है, इसके बावजूद भी इसमें बेंडिंग नहीं हो रहा है। कहाँ बेंडिंग हुआ, और इसमें भी लाइट ग्लास से एयर में पास कर रही है, नॉर्मली इंसिडेंट हुई, इसमें भी बेंडिंग नहीं होगा। रीजन ये है, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कितनी है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है तो आई की वैल्यू कितनी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है ना, और एक होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नॉर्मली इंसिडेंट हुआ है, नॉर्मली इंसिडेंट हुआ है ना, तो आई की वैल्यू कितनी हुई, अभी तो 90 बोल रही थी। अब ये भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि रिफ्रैक्शन कुछ नहीं पढ़े हैं आप। आई यहां पर हुआ 0 डिग्री, तो स्नेल्स लॉ से अभी हम प्रूव कर सकते हैं कि यदि आई 0 होगा तो आर भी क्या होगा, 0 ही होगा, 0 डिग्री ही होगा। तो आई यहाँ पे 0 है तो आर को भी 0 होना पड़ेगा। तो आर 0 का मतलब यह है कि इसमें बेंडिंग नहीं होगी। यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है, यहाँ भी आई 0 है, तो यहाँ आर कितना हो जाएगा, स्नेल्स लॉ से मैं प्रूव करूंगा ये भी 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर बेंडिंग हुआ, यहां भी बेंडिंग नहीं हुआ। चलिए, तो बेंडिंग तो नहीं हुआ, तो क्या ये दोनों मैंने एग्जाम्पल दिया, यहां पर हम बोलेंगे कि लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है कि या बोलेंगे कि लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरा। इस केस में और इस केस में लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बेंडिंग तो नहीं हुआ। बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल व्हेन लाइट passes from
one medium to another medium having different optical density is called refraction। यही तो पढ़ाया गया होगा 10th क्लास में। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट पास करे जिसका कि ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट हो, ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट का मतलब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट हो, तो लाइट में बेंडिंग होती है। लाइट बेंड करती है टुवर्ड्स नॉर्मल या लाइट बेंड करती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। लाइट के इस बेंडिंग को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। यही जो डेफिनेशन बताया गया है। तो यहाँ तो लाइट की बेंडिंग ही नहीं हो रही है। लाइट देखिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कर रही है, पास तो कर रही है। देखिए एयर से ग्लास में गई लाइट ना, लेकिन यहाँ पे ग्लास से एयर में गई लाइट। एरो देख लीजिए, यहाँ ग्लास से एयर में जा रही है। तो दोनों केस में वन मीडियम से दूसरे मीडियम में तो लाइट पास कर रही है, लेकिन लाइट की तो बेंडिंग हो नहीं रही है। क्यों नहीं बेंडिंग हो रही है? क्योंकि लाइट जो है, लाइट रे नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है। आई की वैल्यू 0 है। तो स्नेल्स लॉ से आई कैन प्रूव इट, इफ आई इक्वल्स टू 0 देन आर विल बी ऑल्सो 0। तो आर को 0 करने के लिए इसको नॉर्मली ही पास करना पड़ेगा। तो बेंडिंग नहीं हो रही है लाइट की, तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पर कि रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है कि रिफ्रैक्शन हो रहा है? दिस इज माई क्वेश्चन। समझ में आई बात? अब मेरा क्वेश्चन अभी जाके क्लियर होगा, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ बोलिए। बेंडिंग ही नहीं हो रहा है तो रिफ्रैक्शन कैसे होगा? क्योंकि डेफिनेशन में साफ बताया गया है कि बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। लाइट की बेंडिंग क्यों होती है, कैसे होती है, वो तो बात की बात है। उसका मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म हायर क्लास में पढ़ना है, आप लोगों को पढ़ना नहीं है। आखिर इतना बोल के हम लोग निकल जाते हैं कि लाइट की जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है, स्लो और फास्ट हो जाती है, इसके कारण बेंडिंग होता है। तो लाइट की स्पीड चेंज होने से बेंडिंग क्यों हुआ, इसका मैकेनिज्म है। तो लाइट की बेंडिंग को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और ये बेंडिंग इसलिए होती है कि स्पीड चेंज हो रहा है। तो स्पीड तो यहाँ भी चेंज हो रहा है ना। एयर में लाइट क्या है, लाइट की स्पीड ज़्यादा है, और ग्लास में लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, इतना तो पता होगा। रेयरर मीडियम में लाइट फास्ट मूव करती है, और डेंसर मीडियम में जो लाइट है वो स्लो मूव करती है। तो यहाँ से यहाँ जब लाइट आएगी तो इसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो स्पीड तो चेंज कर रहा है लेकिन बेंडिंग नहीं हो रही है। तो इसने बोला कि सर बेंडिंग नहीं हो रहा है तो उसको रिफ्रैक्शन नहीं बोलेंगे। आप लोग बोलिए, फंस गए ना? हर चैप्टर में हर पॉइंट पर ऐसा ही फंसा देंगे, दूसरा कोई नहीं फंसाएगा आपको। वो आएगा रिफ्रैक्शन का वही रटा रटाया डेफिनेशन अपना लिखवाना शुरू करेगा, आप छापते चले जाइएगा। ब्रेन का एक्सरसाइज नहीं होगा। तो ऐसे तो नीट जेई नहीं होगा। 12 पास कर जाओगे, 12 में दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। रिफ्रैक्शन हुआ है रिफ्रैक्शन नहीं हुआ है बेंडिंग, कोई बात नहीं। इस तरह का यहाँ पे कंडीशन है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है जिसके कारण यहाँ पे बेंडिंग नहीं हो रहा है। इसका कंक्लूजन ये हुआ कि रिफ्रैक्शन अगर है, बात समझो मेरी, तो उसमें बेंडिंग एक कैरेक्टरिस्टिक हुआ। रिफ्रैक्शन के कारण बेंडिंग एक कैरेक्टरिस्टिक हुआ जो कभी नहीं भी हो सकता है, जैसे इस केस में नहीं होगा। बात समझ में आ रही है?
रिफ्रैक्शन का मतलब ओनली बेंडिंग ही नहीं है। रिफ्रैक्शन का मतलब है कि वन मीडियम से अनदर मीडियम में लाइट को अगर आपने पास करवाया जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर रहा है और लाइट की स्पीड अगर चेंज हुई तो उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन। और है ना, लाइट की स्पीड चेंज होने के कारण उसमें बेंडिंग भी होता है। तो यहाँ पे नॉर्मली इंसिडेंट होने के कारण यहाँ पे बेंडिंग नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है उसके बावजूद भी इसको बोलेंगे कि रिफ्रैक्शन हो रहा है। ओनली बेंडिंग को ही रिफ्रैक्शन बोलना गलत है। बात समझ में आ रही है? ओनली बेंडिंग को ही रिफ्रैक्शन बोलना गलत है। तो इस केस में पूछा जाएगा कि रिफ्रैक्शन हुआ कि नहीं, तो आप बोलिएगा हुआ। पूछेगा क्यों हुआ, बेंडिंग तो हुआ नहीं, तो रिफ्रैक्शन क्यों हुआ, तो बोलना कि स्पीड तो चेंज हो रहा है ना, लाइट की स्पीड तो चेंज हो रहा है। अब नॉर्मली इंसिडेंट होने के कारण नॉर्मली लिव किया, बेंडिंग नहीं हुआ तो मत हो। तो इस कोर्स को छोड़ करके बाकी सारे केसेज में बेंडिंग होती है। ठीक है, चलिए इसको हम बाद में बताएंगे, अभी नोट मत कीजिए। चलिए रिफ्रैक्शन होगा तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्टिक्स की फिजिकल क्वांटिटी है, पहले उसका डिटेल्स हम लोग पढ़ लें। एंड दिस इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाएंगे तब ना आगे हम पढ़ाएंगे रिफ्रैक्शन। इसको बाद में नोट कीजिएगा, अभी मत नोट कीजिए, हम एग्जाम्पल देंगे बाद में, है ना। तो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? R.I। इतना लंबा वर्ड है, लॉन्ग वर्ड है, कौन इतना लिखने जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका सिंबल क्या होता है? म्यू। नोट कीजिए, दिस इज माय फर्स्ट टॉपिक। My first question in 11th class, you studied types of physical quantity on the basis of directional property। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन है उसको क्या बोलते हैं, जिसके पास डायरेक्शन नहीं है उसको क्या बोलते हैं। तो एक 9th क्लास के बच्चे को भी पता है जिसके पास डायरेक्शन नहीं है उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, और जिसके पास डायरेक्शन है उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो थोड़ा सा सोच के बताइए, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? पता नहीं है। देखिए ये वेक्टर तो नहीं है। वेक्टर अगर होता तो मैं ऐसे इसका सिंबल देता। वेक्टर का ये सिंबल होता है ना, तो सिंबल जब हम दिए हैं उसी से आपको पकड़ लेना चाहिए था। सिंबल तो ऐसा मैंने नहीं दिया है, ये नहीं ना है। इट मीन्स ये स्केलर क्वांटिटी है। आपको हम बता दें ये वेक्टर तो नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी भी नहीं है। तो फिर वेक्टर भी नहीं है, स्केलर भी नहीं है, फिर क्या है? फिजिक्स में सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर नहीं है और सारे के सारे स्केलर भी नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी के अलावे भी एक और फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि न कंप्लीटली वेक्टर है और न ही कंप्लीटली स्केलर है, जिसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होता है।
physical quantities which are not completely scalar, not completely vector, they lie in between scalar and vector and whose magnitude are different in different direction, and such physical quantities are called टेंसर क्वांटिटी। नाम सुना है आपने टेंसर का? आपने सुना है टेंसर का नेम? टेंसर का नेम क्यों नहीं सुना? टेंशन नहीं बेटा, टेंशन नहीं बोल रहे हैं। क्या हम बोल रहे हैं, क्या तुम बोल रही हो? मैं टेंसर बोल रहा हूँ। टेंशन यहाँ पे कहाँ से आ जाएगा? स्ट्रिंग फोर्स, अभी फोर्स थोड़े पढ़ा रहे हैं, वो तो स्ट्रिंग फोर्स है। टेंसर, there are only 5 examples in entire physics. There are only 5 examples of tensor quantities in entire physics. The first one is refractive index. Second one is moment of inertia, rotational motion में मिला होगा आपको। Third one is stress. Fourth one is strain and fifth one is modulus of elasticity. इसमें क्यों 3 टाइप्स का होता है? यंग्स मॉडुलस, बोल्क मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस। सब तो 11th में पढ़ना था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है, तो क्या बताइएगा? इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। क्यू से क्वांटिटी। चलिए इसको लिख लीजिए, टेंसर क्वांटिटी है। देखिए ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये 2 टाइप्स का होता है। दोनों टाइप पहले हम लिखते हैं। पहला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, दोनों का यूज है। आप पहला समझोगे तभी सेकंड वाला समझ में आएगा। यूज दोनों का है ऑप्टिक्स में। पूरे ऑप्टिक्स में यही सब होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो यूज एवरीवेयर करेंगे। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही ठीक से आपको नहीं पता होगा तो फिर कैसे पढ़ोगे? इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ो। रिफ्रैक्शन तो बाद में पढ़ा ही देंगे हम। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और सेकंड वन इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यूज दोनों का है, तो 1 by 1 दोनों को पढ़ेंगे ना। कोई आपसे पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आप पहले टाइप बताइएगा, और नहीं कुछ बोल रहा है तो दोनों बताना पड़ेगा आपको। ये कितने टाइप्स के हुए? 2 टाइप्स। पहला हुआ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेकंड कौन सा हुआ? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका डेफिनेशन बता रहे हैं। पहला पॉइंट देखो बाबू, मान लो लाइट देखो ऐसा है, अभी हम आगे बताएंगे। वैक्यूम हो या एयर हो, वैक्यूम में और एयर में जो लाइट की स्पीड होती है, अभी हम बताएंगे सब, वो मैक्सिमम होती है।
उसको रिप्रेजेंट करते हैं c से। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर एक मीडियम है, तो एयर में लाइट की स्पीड वैक्यूम वाले से कम होगी, तो बहुत स्लाइटली लेस होती है। हम लोग निकाल कर देखेंगे। डैट्स वाई हम लोग मान लेते हैं कि वैक्यूम में जितनी लाइट की स्पीड है उतनी ही एयर में भी है। थोड़ा सा मान लो कि कम है, मान लो कि हम बोले 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो अप्रोक्स 3 हो ही गया ना। तो वैक्यूम में और एयर में लाइट की स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? c से। अब ये वैक्यूम से और एयर से लाइट पास की वाटर में, वाटर में आई, वाटर डेंसर मीडियम है, तो लाइट की स्पीड यहाँ पे चेंज होगी ना। लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी कि कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। कितनी हो गई? v। तो ये v कैसे फाइंड करेंगे? तो v फाइंड करने का फॉर्मूला है v = c/μ। v = c/μ। यहाँ म्यू क्या होगा? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको लेके हम, है ना, डिवाइड कर देंगे c में। c को डिवाइड कर देंगे म्यू से, तो लाइट की स्पीड वाटर में फाइंड हो जाएगी। तो यानी कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? यहाँ से म्यू = c/v। तो वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गई स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ब्रैकेट में एयर भी लिख सकते हैं, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। और इसको करोगे तो ये तुम्हारा 4/3 आएगा। अगर आपको म्यू याद है तो आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ म्यू पुट करके, और नहीं तो अगर आप भी याद किए हो तो म्यू कैलकुलेट हो जाएगा। अब थोड़ा सा और देखो आगे। वन मीडियम से अनदर मीडियम में अगर लाइट पास कर रही है तो उसका स्पीड चेंज करता है। रेयरर से डेंसर में जाएगी लाइट तो स्पीड क्या हो जाएगा? स्लो डाउन हो जाएगा। और डेंसर से रेयरर में जाएगी लाइट, हम इसका सारा प्रूफ देंगे, तो उसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। वेवलेंथ भी उसी प्रोपोर्शन में चेंज होता है। स्पीड अगर इंक्रीज करेगी तो वेवलेंथ भी इंक्रीज करेगा, स्पीड डिक्रीज करेगा तो वेवलेंथ क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, है ना, ठीक बोल रहे हैं, ठीक है। v प्रोपोर्शनल टू लेमडा होता है सर, ठीक बोल रहे हैं। लेकिन एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स पे डिपेंड करता है। आपकी जो वॉइस की फ्रीक्वेंसी है और मेरी जो वॉइस की फ्रीक्वेंसी है ये डिफरेंट होगा। आपकी फ्रीक्वेंसी हाई है, फीमेल की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, हाई पिच बोलते हैं, और मेल की फ्रीक्वेंसी लो होती है ना, मोटा आवाज है मेरा। तो आपकी वॉइस, तो साउंड हो गया ना, साउंड में भी एप्लीकेबल है ना, साउंड के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर जाती है आपकी साउंड वेव एयर से निकल करके वाटर में, तो स्पीड चेंज हो जाएगा साउंड का, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा और वेवलेंथ चेंज होगा, है ना। स्पीड एंड वेवलेंथ चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। v = न्यू लेमडा पढ़े होंगे आप लोग, हाँ बोलिए। साउंड हो या लाइट हो, दोनों केस में। अब उसमें स्पीड बढ़ जाता है। मैं कहाँ बोला कि वाटर में जाने पर स्पीड कम हो जाएगा, लाइट में स्पीड कम हो जाएगा, साउंड का स्पीड वाटर में बढ़ जाएगा, तो वेवलेंथ भी बढ़ जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। उसमें स्पीड हम नहीं बता रहे हैं साउंड का, मैं लाइट का स्पीड बता रहा हूँ। तो लाइट हो या साउंड हो, वेव है ना दोनों, तो वेव का फ्रीक्वेंसी मीडियम पर डिपेंड करता है? नहीं करता है। एयर से वाटर में लाइट जाएगी या साउंड जाएगा तो क्या क्या चेंज होगा? स्पीड, वेवलेंथ, और क्या नहीं चेंज होगा? फ्रीक्वेंसी। तो इसको लिख रहे हैं c =
न्यू तो वही रहेगा दोनों में, इसको लिख रहे हैं लेमडा नॉट। लेमडा नॉट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। और भी कितना लिखेंगे, फिर लिखेंगे न्यू लिखेंगे ना, इनटू लेमडा। लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर। तो न्यू कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये लेमडा नॉट बाई लेमडा। यानी कि दो डेफिनेशन हमको यहाँ पे समझ में आ गया। देखिए व्हाट इज म्यू हियर, दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका, वाटर का है, किसी भी मीडियम का ले सकते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज इट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जिस मीडियम की है ना आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करना है, उसको स्पीड से डिवाइड करना पड़ेगा। यू कैन ऑल्सो डिफाइन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज ऑल्सो डिफाइंड एज इट इज रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आया समझ में? चलिए इसको हम लोग राइट करेंगे, तो समझा रहे थे। लिखिए जल्दी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, मीडियम का होता है। अभी हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि वैक्यूम का कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? एवरीवेयर इट इज गिवन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम इज एग्जैक्टली 1 दिया हुआ है। हम इस पे बात करेंगे आपसे, है ना। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं? किसी मीडियम का, मीडियम का ही होता है ना। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम is defined as it is ratio of speed of light in vacuum और एयर। ये ऑब्लिक लिखा है और एयर होता है सी, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। इसको किससे राइट करेंगे? भी से। एक डेफिनेशन और बता रहे हैं आपको। पैरा चेंज करके लिखेंगे, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज इट इज रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। किससे राइट करेंगे? लेमडा नॉट से। एंड अभी करके दिखाया है ना जी, घबराओ मत। फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हुआ इसीलिए वो कैंसिल हो गया था, तो लेमडा नॉट बाई लेमडा आ गया। एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, दैट मीडियम। इसको किससे लिखेंगे? लेमडा से। यही डेफिनेशन है बाबू, बोलो। तो कोई पूछेगा
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो किसका होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? वैक्यूम का होता है कि मीडियम का होता है? वैक्यूम का नहीं होता है। हम बताएंगे कि म्यू इक्वल्स टू 1 वैक्यूम के लिए क्यों लिख दिया जा रहा है, हालांकि लिखना गलत है। मेरे से पूछोगे, मेरे अकॉर्डिंग पूछोगे तो मैं बोलूँगा कि वैक्यूम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन नहीं है। मैं बताऊँगा क्यों म्यू इक्वल्स टू 1 लिख देता है। डिफाइन ही नहीं है तो फिर वैक्यूम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कहाँ से आएगी? ज़रूरत ही नहीं है डिफाइन करने की। लेकिन लिखा हुआ है मोस्टली वैक्यूम के लिए म्यू की वैल्यू 1 होती है। मेरे अकॉर्डिंग गलत है। मीडियम के लिए होता है, वैक्यूम के लिए नहीं होता है, ज़रूरत ही नहीं है। हम बताएंगे कि 1 कैसे लिखता है ना। चलो ये हो गया डेफिनेशन। अब हम लोग इसका एक्सप्रेशन देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे। देखो एक्सप्रेशन को शॉर्ट में से राइट करते हैं। एक्सप्रेशन देखो, पहला एक्सप्रेशन, अभी जो डेफिनेशन बताया था उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग एक्सप्रेशन लिखें तो म्यू कितना हो जाएगा? C/V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? लेमडा नॉट बाई लेमडा, यही ना होगा जी। देखो ध्यान से, अगर यहां से भी फाइंड करना हो किसी मीडियम का स्पीड तो कितना हो जाएगा? C/μ हो जाएगा ना। V इक्वल्स टू C/μ, तो भी हम बताएंगे आगे चल करके, क्वेश्चंस भी देंगे। अगर किसी मीडियम का वेवलेंथ फाइंड करना हो तो लेमडा कितना हो जाएगा? लेमडा नॉट बाई म्यू लिख देते हैं। यहाँ से किसी मीडियम का स्पीड कितना हो जाएगा? C/μ होगा ना बाबू। यहाँ से लेमडा कितना हो जाएगा? लेमडा इक्वल्स टू लेमडा नॉट बाई म्यू। अरे तो वही फॉर्मूला है, उसी से मैं आपको है ना भी बता दिया और लेमडा बता दिया। तब मेंशन करो कि इसमें कौन क्या है। वेयर सी क्या है जी? स्पीड ऑफ लाइट, हम तो ऐसा लिख दिए हैं फिर भी लिख दे रहे हैं। लाइट इन वैक्यूम और एयर। भी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स राइट कर रहे हो, जैसे वाटर हो सकता है ना, वो एयर भी हो सकता है ना। एयर का हम लोग मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना अप्रोक्स 1, सब हम बताएंगे। कुछ मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम आपको याद करवाएंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, लेमडा नॉट क्या है जी? स्पीड है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और एयर भी बोल सकते हैं। एयर काम चलाने के लिए बोल रहे हैं, बात समझ में आ रही है ना। अप्रोक्स होता है। और लेमडा क्या हो गया? वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। देखो इस फॉर्मेट में याद करो फॉर्मूला, और इस फॉर्मेट में भी याद रखना। कभी इसकी जरूरत पड़ जाएगी, कभी इसकी जरूरत पड़ जाएगी, है ना। क्वेश्चन का कोई ठीक नहीं है ना, क्या पूछ देगा। वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है बाबू। और म्यू क्या है? म्यू है, क्या है जी म्यू? गलत, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? मीडियम का। जिस मीडियम का मैंने ये लेमडा लिखा है या जिस मीडियम का मैंने भी लिखा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। चल बाबू, 2 पॉइंट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो एक्सप्रेशन का मैंने ये पहला पॉइंट बताया। ये 10th क्लास में भी आप पढ़े होंगे।
इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ाया होगा। देखें आपकी नोटबुक लाइए, आप दिखाइए। ठीक, चूंकि बैठ जा, तुम रुको, खड़ी रहो। आपने चूंकि मेरा क्लास 2-4 पहले से किया है, इसके चलते आपने एरर नहीं किया, या क्लास कोई नहीं भी किया है तो बोर्ड से कॉपी करने में भी अगर कोई एरर करे तो बदनामी किसकी होगी। यूट्यूब पर वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, है ना, अच्छा हो रहा है, अपलोड हो रहा है, तो इसका प्रूफ मैं तुरंत दे दूंगा कि नहीं भाई बोर्ड पर मैं ये नहीं लिखा था, आप देख लीजिए मेरा यूट्यूब का वीडियो, स्टूडेंट गलत लिखा है। अगर ये प्रूफ नहीं होता तो कोई देखेगा नोट्स तो बोलेगा ना कि टीचर ने गलत लिखा है। यही वैक्यूम की स्पेलिंग होती है, ये देखो तो वैक्यूम तुमने कैसा लिखा है, यही लिखता है लोग। मैंने पहले ही दिन आपको बताया था ना, पूछा था ना आप लोगों से, वैक्यूम ऐसे लिखते हैं ना, इसने डबल सी लिखा है, इसीलिए है ना हम देखे हैं कि देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सही कीजिए। अब देख बाबू, सेकंड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये हो गया ना इधर। इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और बता रहा हूं, ये तो हो गया। अब इससे रिलेटेड को रिलेट करके क्वेश्चंस बनता है, तुरंत छोड़ रहे हैं 5-10 मिनट में, तो उसको मैं बता रहा हूँ। 12 बजे से क्लास है ना आपका? हाँ, 11 हाँ, तो छोड़ दीजिए तब, आज हमको लगा कि 12 बजे से क्लास है। चलिए, समझ में आया? कल से थोड़ा और पहले आप लोग एग्जैक्ट 10 बजे आ जाइए। 10 बजे आ जाइएगा तो हम 10:05 में क्लास स्टार्ट कर देंगे, है ना, टाइम कम मिलता है ना। तो और उसके बाद चूँकि 11 बजे से आपका क्लास, अब क्लास नहीं रहता तो घिंचते 11:30 तक, है ना। शुरू से ही मेरी जो क्लास है वो 1.5 घंटे की होती है, 1.5 घंटे पढ़ाते थे पहले, क्योंकि 1 घंटे के यहाँ तो स्थिति ऐसी है कि यहाँ तो 1 घंटे छोड़िए ना, 50 मिनट क्लास चलता है, 45 मिनट। देखिए क्लास कब स्टार्ट हुआ, ओवर होगी, कैसे पढ़ाई होती है, नहीं समझ में हमको आ रहा है। देखिए ना, एक टॉपिक भी फिनिश नहीं कर पाए हम, और मुझे बहुत पढ़ाना है, बहुत न्यूमेरिकल्स करवाना है। एक टॉपिक का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक दिया ना, फर्स्ट टॉपिक, तो कम से कम एक टॉपिक भी तो एक क्लास में कंप्लीट होना चाहिए। तो उसमें जितने पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स को डील करेंगे। जैसे कि अभी हम दूसरा पॉइंट स्टार्ट किए हैं, ठीक, तो दूसरा पॉइंट तक ही है। इसके बाद इसमें आपको तीसरा पॉइंट एक और है ना, जिसमें कि हम कुछ मीडियम का, कुछ मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताते हैं। तो इसमें एक पॉइंट हुआ, इसमें 2 पॉइंट अभी और मुझे बताना है, मतलब 3 पॉइंट है एक्सप्रेशन में। और तब उसके बाद कुछ आपको, है ना, क्वेश्चंस इस पे करना होगा, तब जाकर के ना एक टॉपिक खत्म होगा। तो इतना करने के लिए तो भाई टाइम चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे आकर के बोर्ड पर डायरेक्ट राइट ही नहीं करना है ना, दूसरे जगह पर जाकर के देख लो क्या होता है। टीचर आते हैं अब बोर्ड पर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, और टीचर बोर्ड पे राइट करते हैं और स्टूडेंट उसकी कॉपी करता है। ऐसा नहीं होता है लेक्चर, यहाँ तो लिखवाया भी जा रहा है ना। हायर क्लास में जाइएगा तो टीचर आपको फेयर करके नहीं देता है, जो लेक्चर देना है आपको अच्छे से समझाएगा, पूरे क्लास में वो बोलते रह जाएगा, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा राइट करेगा, जैसे वहाँ पे साइड में हम राइट कर रहे थे, और बोलेगा कि आप जाकर के राइट कर लो। क्योंकि हायर क्लास में सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, एक एक चीज़ को लिखेगा तो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होगा। और लेक्चर देना मस्ट है, बुक में तो सब कुछ लिखा हुआ है, तो बुक से ही पढ़ लीजिए ना, टीचर के पास क्यों आता है, समझने के लिए ना। तो पहले तो मुझे समझाना पड़ता है, फिर समझाने के बाद उसी बात को, है ना, डिटेल्स उसी को फेयर करना पड़ता है, राइट करना पड़ता है, आप उसको कॉपी करते हैं, इसमें तो टाइम लगता है। एनीवे कल आप लोग एग्जैक्ट 10 बजे आ जाइए, है ना। चलिए क्लास ओवर हुई, इतना पढ़ के आइएगा, कल ये हो जाएगा। कल हम आपका वो भी खत्म कर देंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी।